बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज फिर हमारा सिलसिला जारी है जायके के मुकाबले का। ये एक जायके का सफ़र हमने शुरू किया ऑन मंडे और आज फाइनली हमारे लास्ट दो कंटेस्टेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करेंगे और आज के दिन ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि कल कौन से दो बेस्ट कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स एक बात आपके साथ क्लियर भी मैं करना चाहूँगी। ऑब्वियसली हर रोज़ जब दो लोग कम्पीट करते हैं अगेंस्ट ईच अदर तो एक हमारा शेफ़ ऑफ द डे होता है और एक कंटेस्टेंट हमारा जो है वो डेंजर जोन में जाता है, एज इन उस दिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होती। लेकिन जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी वो हर बंदे के ऊपर इंडिविजुअली होगी। तो आज के दिन ये डिसाइड हो जाएगा कि चार हमारे बेस्ट शेफ्स ऑफ द डे कौन से थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो नॉट सो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स जो हैं उनका आपने कंपटीशन कराया, ऑब्वियसली दोनों में से एक ने शेफ़ ऑफ द डे बनना है तो उनको शेफ़ ऑफ द डे का टाइटल मिल गया। हो सकता है कि दो डेंजर जोन वाले लोग, खैर दो डेंजर जोन वाले तो अनलाइकली है, लेकिन दो जो हैं वो शेफ्स ऑफ द डे आपस में कम्पीट करें या एक शेफ़ ऑफ द डे और एक जो है वो डेंजर जोन वाला इंडिविजुअल भी कम्पीट करे। लेकिन ये डिसीजन लिया जाएगा आज के जो फाइनल दो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी फूड टेस्टिंग के बाद, एंड देन कल दो फाइनलिस्ट आपस में कम्पीट करेंगे। अगेन व्यूअर्स, ये कंपटीशन करने का रीज़न ये नहीं था कि 8 लोगों के बीच में कंपटीशन करा के किसी एक विनर को निकालें। ये वो 8 इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कम्पीट किया और ऑफ कोर्स ऑडिशंस की, सारा कुछ किया। हम चाह रहे हैं कि यंग लोगों को एक्सपोजर मिले, वो आगे आएँ। और अगर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने एक एफ़र्ट किया है कि हम शेफ़्स के लिए भी एक कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, कोई ऐसी जगह क्रिएट करें जहाँ पे वो भी अपने जौहर दिखा पाएँ, तो शायद दूसरे चैनल्स भी इंस्पायर होके इस सिलसिले को शुरू करें। क्योंकि आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत से कुकिंग कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा रह चुकी हूँ, मैंने होस्टिंग भी की है, बट ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को या सेलिब्रिटी शेफ़्स को ही आपस में कम्पीट कराया जाता है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि वो रेटिंग शेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। बट द पॉइंट इज़ वो यंग लोग जो अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, जो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो सिर्फ बैक एंड पे नहीं बट फ्रंट एंड पे भी दिखना चाहते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये बात मैं आपके साथ सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे लिए ये 8 के 8 बच्चे जो हैं वो विनर्स हैं, बट जो कल के फाइनल विनर होंगे वो मॉर्निंग एट होम का हिस्सा भी रहेंगे। उनको हम शो का हिस्सा बनाएंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर उनको रेगुलरली बुलाने की कोशिश भी करेंगे एंड देखेंगे कि मॉर्निंग शो पे वो क्या क्या डिफरेंट किस्म के जौहर दिखाते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो विनर होंगे कल के, उनको मिलेगा कैश प्राइजेस भी हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। डीन्स चीज़ की बात करना चाहूँगी, जो सिर्फ प्योर डेयरी से बनाया जाता है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई वेजिटेबल फैट नहीं है, इसमें वे प्रोटीन नहीं है, ना इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर है। ये प्योर डेयरी से 1983 से प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। ओल्डेस्ट चीज़ ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, मतलब लोकल ब्रांड है। और मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ व्यूअर्स कि हमें अपनी लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए, उनको पुश करना चाहिए। और चीज़ वैसे ही एक ब्रिलियंट सोर्स है ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड उसके साथ साथ बहुत ही वर्सेटाइल और न्यूट्रिशियस एडिशन है एक हेल्दी मील के अंदर। सो डीन्स चीज़ की तरफ से 50,000 रुपये का कैश प्राइज़ मिलेगा कल के विनर को। उसके साथ साथ पैंडा फ्राइज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पैंडा फ्राइज़ ने भी 30,000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ कमिट किया है और पैंडा फ्राइज़ जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगेन अ लोकल ब्रांड बेस्ड इन लाहौर। पैंडा फ्राइज़ 2017 में फाउंड हुआ था। असल फाइनेस्ट आलूओं के साथ तैयार किया जाता है। इसके अंदर कोई ट्रांस फैट, कोई एडिटिव्स, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं है और एक्स्ट्रा क्रिस्प है फॉर ग्रेट टेस्ट। 30,000 फ्रॉम पैंडा फ्राइज़ कल के विनर को मिलेगा। अब जो टास्क आज का है उसके अंदर इन्होंने हमारे स्पॉन्सर्स के प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करना है, हमारे जो शेफ़्स हैं, और उसके साथ साथ जो थीम है उसे भी आगे लेके चलना है। तो आइए अपने ऑफ कोर्स जो जजेस हैं हमारे, जो सेलिब्रिटी शेफ़्स और हमारे सेलिब्रिटी जज शेफ़्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा किरण। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जुगन आपका? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अच्छा,
अभी तक की आप क्या फीडबैक देना चाहेंगी? मैंने कहा पहले आते ही आप लोगों से सलाम दुआ करने से पहले ऑन एयर सबसे पहले तो ज़रा ट्रैजेक्टरी एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स को, और ये भी बात क्लियर करनी है कि प्लीज़ आप में से कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। बिकॉज मैं एक बात बताऊँ, हम सिर्फ आपकी ये चीज़ नहीं ऑब्जर्व करें कि आप खाना कितना अच्छा बनाते हैं, बुरा ना बनाना, लेकिन आप लोगों से कई गुना बेहतर खाना वो माएँ बनाती हैं जो डेली खाना अपने घर वालों के लिए कुक करती हैं। शेफ़ का मतलब सिर्फ खाना बनाना नहीं है, आपके एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है। अगर हमें आपके अंदर एरोगेंस और एटीट्यूड प्रॉब्लम भी नज़र आएगी तो तब भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप अपने फेलो कॉलीग्स को अंडर कॉन्फिडेंट कर रहे हैं और उनको ये महसूस करा रहे हैं कि यार तुम लोग तो एवं ही कम्पीट कर रहे हो, जीतना तो हमने ही एंड में, तो पुत्र तब भी हम आपको नहीं सेलेक्ट करेंगे। सो प्लीज़ बी वेरी क्लियर ऑन दैट। और मैं किन किन बच्चों की बात कर रही हूँ वो अच्छी तरह जानते हैं। आई डोंट लाइक एटीट्यूड प्रॉब्लम, और हम उन सेलिब्रिटीज़ को भी अपने प्रोग्राम पे नहीं बुलाते, चाहे वो कितने भी बड़ी स्टार्स हों जिनके अंदर एक एटीट्यूड प्रॉब्लम हो। अगर आपका दिल इतना छोटा है कि आप दूसरों को नीचा करा के अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो मॉर्निंग एट होम में आपकी कोई जगह नहीं है। हम ऐसे लोग ना हैं और ना ही हमने कभी ऐसा रवैया रखा है। मुझे पता है ये ऑफ एयर करने वाली बातें होती हैं, लेकिन मैं ऑन एयर इसलिए कर रही हूँ ताकि एक क्लैरिटी हो कि अगर आपके अंदर आजिज़ी और एक डिसेंसी का एलिमेंट लैकिंग है, दूसरों को नीचे करके अपने आप को ऊपर करना है, तो सॉरी, हम एक वीकर शेफ को कल लड़ा लेंगे, आप मतलब कम्पीट करा लेंगे अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन हम ऐसे बंदे को आगे नहीं लेके चलेंगे कि अगर इधर ये वाला हाल है तो मुनीरा शो पे हमारा क्या हाल करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अल्टीमेटली हमारा ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी एक सबकी नौकरियाँ ऐसे वाबस्ता है। हम ऐसे लोगों को इस शो का हिस्सा नहीं बनाना चाहते जो हमारा भी बेड़ा गर्क कर देंगे साथ में। सो द पॉइंट इज़, प्लीज़ याद रखिएगा, अल्लाह ताला कामयाबी मतलब फल उसी दरख्त को लगता है जो झुका हुआ होता है। सो एक दूसरे के साथ काइंडनेस और मोहब्बत के साथ चले, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है मुनीरा जी बिल्कुल, शेफ़ और स्पेशली जो हेड शेफ़ है वो सबको साथ लेके चलता है। अगर वो अपनी मैं में से ही निकलेगा तो टीम का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी मुनीरा, ओवर टू यू। जी सबसे पहले जुगन, मैंने जो चीज़ इनमें देखी है बेसिकली तो अभी ज़हरा ये सारे बड़े प्यारे और बड़े अच्छे, अभी इस फील्ड में नए नए आए, बहुत कुछ सीख रहे हैं। गो के अभी वो हमारी जो चीज़ें हम पॉइंटेड करें तो कई चीज़ें होंगी, लेकिन हमें उन चीज़ों को साइड पर रख के मैंने इनकी जो चीज़ देखी है, इनके अंदर मैंने इनकी वो चीज़ देखी है, इनका कमिटमेंट लेवल किसका क्या है, इनका फोकस्ड क्या है। भाई कमिटमेंट और फोकस तो सब, ये दो चीज़ें, ये 8 के 8 बच्चे डेली आ रहे हैं व्यूअर्स, देर सवेर घर में मसला प्रॉब्लम इशू इन्होंने नहीं देखा, ये हर रोज आए हैं। और बाय द वे मैंने इन बच्चों में हमारे सिंगर्स और दूसरे आर्टिस्ट से ज्यादा कमिटमेंट देखी है। सो आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर यू। जहाँ पे हम तनकीद करते हैं वहाँ पे अच्छी बात आपने बहुत अच्छी की है। हमारे सिंगर्स जो लाइव कंपटीशन में कम्पीट कर रहे थे, एक दिन कोई नहीं आ रहा, दो एक दिन नहीं आए, ये हमारे साथ हुआ था और हम बड़े अपसेट हुए थे कि यार ये क्या है, क्योंकि जो नहीं आएगा वो आउट ऑफ द कंपटीशन हो जाएगा। और जुगन, ये चीज़ करने के लिए मैंने इनको कहा नहीं है, मैंने पहले खुद करके इनको दिखाई है। मैंने इनके साथ कमिटमेंट एंड फोकस लेवल जो मैं लेके चलती हूँ वो मैंने इनको साथ लेके चली हूँ। और मैंने इनको 3 चीज़ें शुरू में बताई थी, हमेशा रेस करती हूँ, और मैंने इसी पॉइंट पे इनको मैंने आगे लेकर आई कि फोकस, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें मैंने देखने के बाद मैं बताऊंगी कि ये किन का क्या लेवल है। और अगेन मैं आज भी उनको ये बात बता रही थी कि थैंक यू आपका, आपकी पूरी टीम का, कि मैं भी एक ट्रेनी थी यहाँ पर जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया, और मेरे जो थे प्रोड्यूसर कैसर शरीफ साहब, उन्होंने जब इतना मतलब उन्होंने बताया कि कैसे करना है, और आज मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उस चूल्हे से लेकर आज यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। थैंक यू वेरी मच, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा आई एग्री विद यू। और मैं भी यही कहूँगी कि मुझे भी ये सारी बातें जो आज मैंने आपको कही हैं, ये बातें मुझे कैसर साहब ने की थी कि तुम होस्ट हो, अगर तुम्हारे अंदर आजिज़ी नहीं होगी और तुम्हारे अंदर से मैं नहीं निकलेगी, और अगर तुम एक्ट्रेस जुगन काजिम के तौर पे अपने आप को दुनिया को प्रेजेंट करोगी, तो फिर होस्टिंग नहीं कर सकती। और पीटीवी का मिजाज ही बिल्कुल फ़र्क है। हम भी रिस्पेक्ट देते हैं, हम रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट भी करते हैं, और अगर सिर्फ फेमस होना या अपने काम में अच्छा होना, तो बेटा अगर मैं अपने काम में अच्छी तो मेरे से 1000 गुना बेहतर एंकर्स बाहर हैं, और वो लोग अगर अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं तो उनसे भी बेहतर एंकर्स बाहर हैं। तो ये वाली चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये आपकी जर्नी का आगाज़ है, एक नया आगाज़ है, क्योंकि अब आप लोगों का मीडिया एक्सपोजर भी है और बाकी चीज़ें भी अब होनी शुरू हो गई हैं। सो रिमेंबर, जितना ज़्यादा, क्योंकि देखो काम उसी के साथ अनम करने का मज़ा आता है जिनके साथ एक अच्छा
पॉजिटिव एटीट्यूड हो, राइट? बिल्कुल। एक लेवल जैसे मैं और आपका एक हमारी एक टर्म्स हैं आपस में, हमने भी इसी तरह जैसे आप आज इस तरह से एक शो होस्ट आए हैं करने के लिए और आप एक शो कर रहे हैं, हम लोग भी इसी तरह ही आए थे। बिकॉज देखो कुकिंग का सेगमेंट उस शेफ का होता है, वो वहाँ पे वो होस्ट होता है, वहाँ पे मैं गाइडेंस आपसे ले रही होती हूँ, चाहे मुझे वो चीज़ बनानी आती हो या ना आनी होती, वो रेसिपीज फिर आप लोगों से हम ले रहे हो। बिल्कुल। तो वो जैसे मुनीरा ने बोला कि उस वाले साइड से हम इस तरफ आए और इसमें आपका एटीट्यूड बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक जुगन भी इस चीज़ की गवाह होंगी कि आज तक जो भी हम बात करते थे उसके अलावा हमने कभी कोई एक्स्ट्रा बात भी नहीं की। इतना लंबा एक जर्नी हमने अपनी डांटे पिटती थी, कितनी डांटे, और मुझे मैं कभी कुछ गलत कह देती थी तो ब्रेक में मुझे प्रॉपर सबके सामने डांट पिटती थी। ये सारे आप बच्चों से पूछे, हमारे कैमरामैन जो हमारे इनसे पहले वाले जो हमारे सीनियर कैमरामैन थे उनसे कभी पूछना सबके सामने कि भाई ये क्या बात कह दी उन्हें, सोचती नहीं हो बात करने से पहले। बट उस वक्त बड़ा गुस्सा चढ़ता था, दिल चाहता था कि मतलब अपना बंदा सर फाड़ ले या नौकरी छोड़ दे, लेकिन उससे इंसान में एक वो पेशेंस पैदा होती है टू लिसन। बिकॉज देखो हेड शेफ बनने से पहले तुम लोगों ने शेफ्स के नीचे का आप लोगों ने शेफ्स के नीचे काम करना है, अंडर चलना है। और कोई भी बंदा चाहे आप कितना भी आप लोगों ने टीवी शीवी पे ये वो कर लिया हो, अल्टीमेटली तो देखो काम पे आपको रखना है, सिर्फ आपके फेस पे तो नहीं रखना। तो वो आपने स्टेप बाय स्टेप पहले सब्जियां, पहले बर्तन भांडे धुलने हैं, फिर सब्जियां कटनी है, फिर सब्जियों के बाद आपको थोड़ी बहुत सॉसेज और स्टरिंग पे लेके आना है। अभी तो बहुत बड़ी लंबी जर्नी है, अभी तो बहुत सारे इम्तिहान हैं जो क्रॉस करने हैं, ये तो अभी स्टार्टिंग है। बिल्कुल। और जैसे कि अभी पीटीवी ने मुझे इतना कुछ दिया है कि जैसे एक मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ, समहाउ जब रमज़ान ट्रांसमिशन आती है तब मैं स्पेशल कैसे सर को मैसेज करती हूँ और मैं मैसेज करके कहती हूँ कि सर थैंक यू सो मच। मैं जुगन को ये मैसेज करती हूँ थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे आज इस लेवल पे रखा है कि मुझे लाहौर का हर चैनल अप्रोच करता है बट मेरे पास टाइम नहीं होता। तो ये थैंक यू टू पीटीवी, थैंक यू टू जुगन, देखो ये तुम लोगों की अपनी मेहनत, आप लोगों की अपनी मेहनत है, आपका अपना एफर्ट है, बिल्कुल आप लोगों के अपने रवैये। देखो आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, अब आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ क्या करते हो, खरपति बन जाते हो या जहाँ पे हो वहाँ से भी एक स्टेप पीछे चले जाते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। खैर वी शुड मूव ऑन बिकॉज हमने बच्चों को उनके टास्क भी देने हैं। आज का टास्क जल्दी से बता दें क्विकली क्या है। आज का टास्क जो है वो है जी स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड मैंने कहा कि चलो अच्छा है, इनके पास काफ़ी चीज़ होगी प्ले अराउंड करने के लिए, तो ये लोग आज आपको अपना मेन्यू बताएंगे कि स्ट्रीट फूड में ये आज क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो दो कंटेस्टेंट्स compete करने जा रहे हैं वो हैं मोहम्मद जुनेद सुल्तान एंड मरियम शहजादी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आ जाओ अपने अपने स्टेशंस पे आ जाओ और स्टेशंस पे आके मुझे सिर्फ आ जाओ बेटा। और उसके साथ साथ आप लोगों ने अब मुझे मेन्यू जल्दी से अपना बता दो क्योंकि हमने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आज करना है। जैसे कि व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि हमेशा हम जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप तक क्रॉस करनी है, जैसे कि हम आज यही डिस्कस कर रहे थे कि स्मॉग के ऊपर प्रॉपर सेगमेंट करेंगे और आप लोगों को गाइड करेंगे और ख़ुद भी गाइडेंस लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें जैसे जैसे हो रही होती है हमने ऑन बोर्ड रहना होता है। तो बेटा जुनेद, आपका आज का मेन्यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम मैं आज शाही लस्सी बनाऊंगा एपिटाइज़र में और उसके साथ ड्रिंक में। जी ड्रिंक में, और उसके साथ मैम मेन कोर्स में अगर हम जाएंगे तो एपिटाइज़र क्या है आपका बेटा? एपिटाइज़र में मैम चीज़ पराठा थे। उधर कितने पहुंच गए? घबरा गया। चीज़ पराठा एपिटाइज़र एंड मेन कोर्स में मैम मलाई तवा पीस होगा। हाँ। और उसके साथ हम जोटे वाली खीर बनाएंगे जिसको हम ठूठियाँ भी बोलते हैं। हमारे बच्चे तो दीवाने से हो गए हैं आज। पुत्र टाइम में कर लोगे क्योंकि आज 11:30 आपने मुझे सारी चीज़ें, बाय 11:30 सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी होनी चाहिए। हम 2 स्लॉट्स में करेंगे ताकि पहले हमने फॉर एग्जांपल लस्सी ले ली और आपकी वो ले ली, फिर उसके बाद आपने छुट्टियाँ, जिस तरह भी सीक्वेंस में होगा, बट हमने 11:30 तक ख़त्म कर देना है क्योंकि फिर 11:30 to 12 के दरमियान हमारी सिलेक्शन होनी है और आप लोगों को फीडबैक देनी है। ओके, गुड लक बेटा। बेटी आपका मेन्यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा मेन्यू स्टार्ट ड्रिंक में है फ्रेश लाइम और साथ में लोडेड फ्राइज़ और उसके साथ है मेरा गुलाब जामुन जो बाद में स्वीट में होंगे। हाँ जी। और साथ में है मेरा चपली कबाब, वेरी उसके नाइस। साथ पराठा। हाँ, चपली और पराठा।
पता खैर है बेटा, कितना कुछ बना रहे हो। चलो खैर, बेस्ट ऑफ लक, आप अपना काम स्टार्ट कर दो। एंड बाय द वे एक और मैंने बात बतानी है, कल जो भी दो लोग compete करेंगे, आप अपनी हर रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करेंगे और तरीका बताएंगे, क्योंकि जब ऑनर आपने आना है मॉर्निंग एट होम में भी, तो ये भी देखा जाएगा कि आप किस तरीके से अपने इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आप तरीका किस तरह शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं और फिर आप अपनी चीज़ों की तरफ जाते हैं। सो ये भी चीज़ याद रखनी है, जो फाइनली सेलेक्ट होंगे उन दोनों ने हर अपनी चीज़ का नाम लेना है कि जी हम आज ये बना रहे हैं, इसका तरीका ये है, इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, इसका तरीका ये है, हम ये बनाएंगे, उसका तरीका ये। सो मेन्यू, देन उसके बाद एक एक चीज़ की डिटेल में आपने हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, बट इतनी भी ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि आपने याद रखना है कि यू आर ऑन एयर। सो 15 मिनट आप एक रेसिपी पे नहीं लगा सकते एक्सप्लेन करने के, वर्बली एक्सप्लेन करना है, एंड देन आप ऑन एयर जो बना रहे होंगे, एंड देन ऑफ कोर्स इट विल बी अ वेरी स्ट्रिक्ट जजमेंट। खैर, ये सब बातें तो अपनी जगह। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, आज बहुत ही अहम सेगमेंट हमने रखा है, कॉन्वर्सेशन बेस्ड, जहाँ पे कुछ आपको गाइडेंस भी देनी है कि आजकल मामलात क्या चल रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए व्यूअर्स, जहाँ पे और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन यानी कि आबादी का इतना बढ़ जाना कि रिसोर्सेज और दूसरे मामलात अब एक प्रॉब्लम बनना शुरू हो गए हैं, ये एक बहुत सीरियस इशू है। और इसके ऊपर बात करना एक खुले दिमाग और खुले दिल के साथ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और हम, आपको पता है, मॉर्निंग एट होम पे अक्सर इस टॉपिक पे बात करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ आबादी का बढ़ना नेशन के ऊपर या मुल्क के ऊपर प्रेशर या बर्डन नहीं डालता, वो घरों के ऊपर भी बहुत बर्डन और प्रेशर डालता है। जब एक खातून एक के बाद दूसरा बच्चा पैदा करती है गैप लिए बगैर, तो उसकी हेल्थ भी ख़राब होती है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर घर में 2 बच्चे हैं, उनकी अच्छे तरीके से किफ़ालत करना, उनकी पढ़ाई, उनके इलाज, उनकी मतलब उनका मेडिकल, उनकी सारी चीज़ों को कवर करना, तरबियत तक आसान हो जाती है। लेकिन जब घर में 6 बच्चे या 8 बच्चे होते हैं एक ही कपल के, तो फिर आपको भी पता है कि व्यूअर्स, उसके साथ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, देखिए इंसान साहिब हैसियत हो तो फिर भी इस बात को एक पर्सनल लेवल पे बंदा कंसिडर कर लेता है। यकीनन अल्लाह ताला ही देने वाला है, अल्लाह ताला ही प्रोवाइड करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने हम सबको एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जिसका नाम है अकल और दिमाग। तो अगर हम उसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके अपने और अपने ख़ानदानों के फ्यूचर्स को और उसी के साथ साथ अपने मुल्क के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, तो हमें एक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए मिलते हैं उन ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ से जो हमें आज गाइड भी करेंगे और जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं अपने लेवल पे भी, वो भी हमें गाइड करेंगे। सलमा भट्ट साहिबा, इन्हें कौन नहीं जानता, इनका चेहरा देखते ही हम इन्हें पहचान लेते हैं, क्योंकि जब भी ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, इंसानों के हकूक़ हो गए, ख़वातीन के हकूक़, यूथ के हकूक़, हमारे जो मुस्तहिक भाई बहन हैं उनके लिए एफ़र्ट करना, तो ये पिछले 15 साल से ज़्यादा इस फोरफ्रंट पे रही हैं। ऑफ कोर्स एक बेहतरीन पॉलिटिशियन हैं, फॉर्मर MP है, लेकिन आज हमने इनको स्पेशली एक इंसान दोस्त पर्सनालिटी के तौर पे इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम सलमा। थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा, सलमा जी के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जुब्दा रियाज ने। आप डायरेक्टर टेक्निकल हैं एट द पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप स्पेसिफिकली बहुत ही परेशान हैं आजकल जो मामलात चल रहे हैं उनसे रिलेटेड। एंड आप भी अगर हम ये कहें कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू। एंड देन आपकी मेरी हम सबकी लाडली दोस्त, जो जब भी ह्यूमन राइट्स का कोई इशू होता है तो उस पर बोलने के लिए हाजिर हो जाती हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालती हैं। होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आयशा जहां ज़ैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ओवर पॉपुलेशन, आबादी का उस लेवल पे बढ़ जाना कि मुल्क में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिनको हम लेके आगे बढ़ पाए।
एक ज़माने में चाइना में ये स्टेप उठाया गया था कि एक बच्चे से ज़्यादा बच्चा पैदा करने की इजाज़त ही नहीं थी। खैर हम लोग तो ऐसे नहीं हैं और हम इस किस्म के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं इम्पोज करते, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है सलमा कि शायद अगर हम इतने स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज कर लें तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। मुझे पता है मैं बड़ी हार्श बात कर रही हूँ और ये मैं अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव व्यूअर्स शेयर कर रही हूँ कि शायद फिर वो जो कहते हैं ना डंडे के जोर पे ही चीज़ करवानी पड़े। तो ये जो मामलात हो रहे हैं इसकी वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं मैं उन पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग कहते रहते हैं आबादी को कंट्रोल में लेके आए, थोड़ी बहुत चीज़ें टच अपॉन कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोगों को समझ आए कि होता क्या है। जो सासें अपनी बहुओं को कहती है कि बेटा 3 बेटियाँ हैं, चल एक और बच्चा कर ले बेटा हो जाएगा, और वो 7 बेटियां माशाल्लाह से हो जाती हैं, और तो ये बड़े मसाइल हैं। तो क्या कहेंगी आप? जी थैंक यू सो मच। जी डेफिनेटली ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है। हम जब दौरे हाजिर में जब पाकिस्तान के अंदर बैठ के हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं यंग लोगों के साथ मैंने काफ़ी अरसा दराज काम किया, और उसमें मैं इस टॉपिक के हवाले से इसको रिलेट करना चाहूँगी यूथ के साथ, और उसमें भी गर्ल यूथ जो है और ओवरऑल यूथ जो है। और उसमें जो बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की, ये हम सब जानते हैं कि हम ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं, हम ये सब जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। शायद डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ बहुत सारे फिगर्स और फैक्ट्स भी शेयर करेंगी, बहुत सी टेक्निकल चीज़ें शायद हमारे साथ शेयर करेंगी, बैठी हुई हैं। मैं इसके उस एंगल पे नहीं जाऊँगी, मैं चाहूँगी कि अगर हम इसको सोशली और इकोनॉमिक एंगल पे देखें और यंग यूथ के हवाले से देखें, इस वक्त दौरे हाजिर में हमें ये जानना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा हमारे मसाइल क्या हैं। ओवर पॉपुलेशन का इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक है वो है क्लाइमेट चेंज के साथ। जो क्लाइमेट चेंज है उसके भी हम दुनिया के पहले 10 ममालिक में हम आते हैं जो क्लाइमेट चेंज हिट है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की वजह से 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं हमारे पास इम्पैक्ट जो उसका हाथ में, वो है हेल्थ, और वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का कम हो जाना, और हेल्थ और जी और एजुकेशन का कम हो जाना, फैसिलिटीज़ का, और हेल्थ कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको यूथ बल्ज कंट्री कहा जाता है, जिसमें यंग लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि 0 से लेकर 30 साल तक की उम्र के जो यंग लोग हैं जो अभी यूथ में एंटर भी होंगे, तो वो 64% आता है, कभी 67%, बट इट्स सेफली अबव 60%, विच इज़ ह्यूज। और जो दुनिया के मेरा ख्याल हम 5वां बड़ा आबादी के यंग कंट्री है आबादी के तनासुब से, और पूरी दुनिया में आप देखें एक प्रेशर आया हुआ है यंग लोगों के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, और वो प्रेशर इसलिए आया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, आप देख लें गुज़श्ता कुछ सालों से जो सैलाब की जद में जो हम हर साल आते हैं और बार बार आते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड, और लोगों की जॉब्स चली गई, लाइफ स्टॉक चला गया, बह गया, कोई 10 लाख से ज़्यादा लाइफ स्टॉक बह गया था लास्ट ईयर, और 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हो गए थे। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी जो डिस्प्लेसमेंट्स आती हैं, उसकी वजह से जो यंग लोगों के अंदर जो, अच्छा अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो हेल्थ कंसर्न, अभी आप देख लें स्मॉग आ गई है। यहाँ पे देखिए ना, आप लोगों ने इसको जेंडर इक्वालिटी के साथ भी कनेक्ट किया है, और देखिए जेंडर इक्वालिटी सिर्फ ये नहीं होती कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज नौकरी की नहीं मिली, जेंडर इनइक्वालिटी ये भी है कि एक औरत को एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा बच्चा पैदा करने का वो भी ऑर्डर दिया जा रहा है। वो भी हेल्थ हैजर्ड है ना, वो आप उसकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, उसकी शख्सियत के साथ खेल रहे हैं, उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर एक खातून जो है वो 17-18 साल की उम्र में शादी होती है और उसके बाद 4, 5, 6, 7 बच्चे पैदा करती है, तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है बाय द एज ऑफ 30। तो ये हम यंग लोगों को ही खुद ही हैंडीकैप करे जा रहे हैं इस तरह की सोशल फैब्रिक और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर डाल के। तो जिसके लिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला एक सोशल स्ट्रक्चर, लेकिन उसकी मिसाल हम देख सकते हैं बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक पॉपुलेशन है, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे इस तरह के इकदाम किए। और देखिए आप ये देखें कि आप कैसे बच्चे लाना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या बीमार बच्चे हों जिनकी हेल्थ भी ख़राब हो, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट भी ना हो, जिनके पास तालीम भी ना हो, हम इस तरह के बहुत सारे अफराद इकट्ठे करके क्या करेंगे माशरे के अंदर। और जैसे बिल्कुल हमने बात की, जो हमने रिसोर्स एलोकेशन की बात की, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, उसके अंदर बहुत अहम है कि देखें अगर आपके पास 100 रुपया और अगर आप उसमें से 2 बच्चों में बांटना है, आपने तो 50-50 दे सकते हैं, लेकिन आप जब उसको 6 बच्चों में या 7 बच्चों में बांटेंगे 10-10 रुपये आएंगे। तो अभी आपको ये खुद समझ होनी चाहिए कि हमें वैल्यू एडिशन करनी है, ह्यूमन क्वालिटी ह्यूमन बींग्स चाहिए, और अगर हमें क्वालिटी चाहिए लाइफ में तो फिर हमें क्वांटिटी को कहीं ना कहीं कैटर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि अगर आप पूछें कि इसकी रेमेडी क्या होगी, तो रेमेडी की तरफ एंड में, रेमेडी में, बिकॉज आई वांट कि हम सबसे पहले चीज़ें पुट फॉरवर्ड करें एंड देन विल कम टू द सॉल्यूशन। जी डॉक्टर साहब, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए, आप
आपके पास सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और कहना, जैसे कि मैम ने कहा कि हम एक पैगाम तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन जब तक नंबर सामने नहीं आते ना, लोगों को समझ नहीं आती। अभी जो हमारा 2023 का सेंसस हुआ है उसके हिसाब से पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, और जो पंजाब की आबादी है वो भी 12 करोड़ से ज़्यादा है। अब थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को इस तरह समझ लें कि ये पॉपुलेशन जो है आपकी ये इस वक्त मोमेंटम में है। ये मोमेंटम आपका 2050 के बाद ही रुकेगा, अभी ये बढ़ती रहेगी। 2050? जी बेटा, इसलिए इसको समझें। जैसे मैडम ने कहा कि 60% तो आपकी यूथ है वो रिप्रोडक्टिव एज में है, उनकी शादियां भी होनी है, फर्दर रिप्रोड्यूस भी, जैसी हमारी सोसाइटी है उसको वो प्रेशर भी उनको बर्दाश्त करना है। लेकिन उसको अब पॉपुलेशन को ना आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये जो 64% यूथ है दैट इज़ आवर लेबर फोर्स एक्चुअली। तो इसको हमने मैनेज कैसे करना है, इसकी मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चाइना ने कैसे तरक्की की, इंडिया ने कैसे तरक्की की, वो यही बल्ज ने कैसे तरक्की की? इन्होंने इसी बल्ज को इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी लेबर फोर्स को पॉजिटिव साइड पे ले गए। हमारे यहाँ जो इस वक्त कमी है वो यही है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैम देखें, इसीलिए तो इसी शो के ऊपर सलमा जी, यू ऑल्सो नो कि कितना काम, अब ऑब्वियसली आई ट्राई टू कीप द प्रोग्राम एज नॉन पॉलिटिकल एज पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल फुटिंग पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि कितनी दफ़ा सलमा जी आपके साथ भी इन्वॉल्व होकर, अदरवाइज़ ऑल्सो जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि भाई लैपटॉप की स्कीम्स हुई, वेरियस डिफरेंट चीज़ें हुई, यूथ को एम्पावर करने के लिए डिफरेंट लोन्स दिए गए, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट वर डन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाने की। लेकिन बात यह कि सिर्फ गवर्नमेंट और पीटीवी के मॉर्निंग शो पे तो ये बातें नहीं हो सकती ना। अगर इंडिविजुअल्स को हम सिखाएंगे, अभी तक लोग जो है वो जॉब मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले। अगर लोग अब खुद आगे होकर चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर जॉब्स लोगों को प्रोवाइड कैसे करेंगे? चाहे आप सोशल मीडिया पे अपना कोई पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करें या आप एक बड़ा कॉल सेंटर बनाएं, कुछ भी करें, कुछ तो करें। You're very right. You're very right. एंड द प्रॉब्लम इज कि वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से घबराहट इतनी हो जाती है कि मसाइल के हल की तरफ कोई जा ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, जो जहाँ पे लोग अफोर्ड करते हैं बच्चों को, वो तो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जो जितने गरीब हैं उतने ज़्यादा बच्चे, इसलिए कि वो उनको एसेट समझते हैं। 10-11 साल का होगा नहीं तो उसको भेज देंगे कहीं काम करने के लिए, जो बाय द वे गैर कानूनी है। एग्जैक्टली है गैर कानूनी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम सबके सामने ही है। तो हम एक विशेष से सर्कल में फंस गए हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि, और उसका हल भी है, लेकिन थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस, और सबसे मुझे तो लगता है कि एक एमरजेंसी सिर्फ जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इन 64% को हमने किस तरह प्रोडक्टफुल बनाना, किस तरह उनको प्रोडक्टिव बनाना है। बिकॉज देखें, इन 64% की शादियों की और बच्चे पैदा करने की भी एज एक ही टाइम पे होगी। एग्जैक्टली। तो जब उस 64% के 4-4, 6-6 बच्चे ईच होंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो पॉपुलेशन, जैसे कि आपने कहा 2050 तक तो मोमेंटम में है, वी आर इन मोमेंटम। उसको तोड़ने या कंट्रोल में तो हम ही लेके आ सकते हैं ना। जी ऐसा क्या कहेंगे? मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जुगन बात करूँगी कि मैंने इन दीज पास्ट ईयर्स हमने जितनी भी अवेयरनेस घरों में जा के, मतलब जो छोटे मोहल्ले हैं उनमें जा के बात की है, जैसे कि जी ये तो अल्लाह का माल है, अल्लाह देता है, हम इस मामले में कुछ ना कह सकती हैं ना कर सकती। इन्होंने बात की अभी डॉक्टर साहिबा ने कि उनके लिए जो बच्चे ये पैदा कर रहे होते हैं, हम जैसे लोग जो थोड़े से बाहैसियत हैं वो सोच समझ के बच्चे पैदा करते हैं हर एज के हिसाब से। कुछ बच्चे बड़े हैं, फिर थोड़े मंझली एज में आते हैं, फिर बच्चे छोटे। एज यू ग्रो इन फाइनेंशियल वे यू ऑब्वियसली टेक मेजर्स टू हैव योर किड्स। लेकिन अब जहाँ जिस तबके की हम बात कर रहे हैं उस तबके में तो ना फाइनेंशियल ग्रोथ है ही नहीं, ना होने के बराबर है। उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ यही है
कि जब बच्ची या बच्चा 15 साल का हो उसे किसी के घर मुलाजिम कराओ। 15 क्या कह रही हो आप आयशा, मैंने 10 8 साल के 8 साल के बच्चे लोगों के घर में देखे हैं। बिल्कुल। और बात ये कि आप फोन करके रिपोर्ट करें ना, मसला ये है कि जिस मोहल्ले में 8-10 साल के बच्चा किसी एक बंदे ने रखा है, उसने 10 और लोगों ने रखे हुए अपने घरों में ऐसे ही बच्चे, तो कोई किसी के बारे में बताता ही और नहीं। वो सप्लाई करते हैं ना, मतलब ये उसका, ये मेरे रिश्तेदार है, उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है, मेरी कजन फुप्पी दा पुत्र है, ओदा पुत्र है। यानी आप जैसे इन्होंने कहा विशियस साइकिल, ये ग्रूमिंग जो है ये बेसिकली शुरू होगी आपसे, हमसे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कॉन्वर्सेशन सिर्फ पीटीवी के मॉर्निंग शो पे नहीं हो सकती, दे हैव टू बी एक्सटेंडेड टू पीपल एंड द रियल पॉपुलेशन। इनको एक्चुअली समझने की ज़रूरत, वो मर्द या वो औरतें जो सासों की पोजीशन पे हैं या जो खावंदों की पोजीशन पे हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो औरत 8 बच्चे पैदा कर चुकी है उसके पल्ले अब कुछ नहीं है, तो वो आप उनकी नशोनुमा नहीं कर सकती, वो सिर्फ उन्हें डंडे सोटे से मार सकती, उनको पढ़ा भी नहीं सकती। जब तक वो मर्द और पीछे सास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक नेक्सस है उस पूरे सासें खानदान और का। बच्चियों की माएं, क्योंकि बहुत बच्चियों की important माएं है। भी ये अक्सर कहती हैं कि तू अपने आप को सिक्योर करना है ना, मुंडा पैदा कर, नहीं मुंडा पैदा कर ते ज्यादा बच्चे पैदा कर। मुंडा ये भी पैदा- मैंने सुना हुआ है ये- कि जी ज्यादा बच्चे हाँ। पैदा करो ताकि तुम्हारी जगह पक्की हो जाए, पैर जम स्पेशली जाए। अगर सेकंड वाइफ वाला मामला हो। ओ भाई जिन्हें पिछले बच्चा नहीं ख्यार किया अगला दा की करेगा, मतलब। Exactly. आयशा एक यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सॉरी हमने एक ही स्लॉट में बात करनी थी बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मसले के हल की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 3 बहुत ही बाहिम्मत ब्रिलियंट ख़वातीन हमारे साथ हैं जो बात आज कर रही हैं ओवर पॉपुलेशन और उसके साथ साथ जेंडर इक्वालिटी पे, क्योंकि देखिए ओवर पॉपुलेशन का जब मामला आता है तो उसके साथ हैंड इन हैंड जेंडर इनइक्वालिटी आती है, क्योंकि देखिए औरत को अच्छी सेहत, एक सेहतमंद खुशहाल ज़िंदगी जीने का उतना ही हक है जितना मर्द को। लेकिन जब वो बार बार प्रेग्नेंट होगी, हर साल अगर किसी एक प्रेगनेंसी से गुजरेगी, कभी मिसकैरेज हो गई, फिर ट्राई किया, तो उसके जिस्म पे जो उसका असर होगा, खुद लॉजिकली सोचें व्यूअर्स। और जिन स्पेशली ख़वातीन ने बच्चे पैदा किए हैं, एक प्रेगनेंसी के बाद माने या ना माने किसी भी एज पे आप पैदा करें, बच्चे इंसान के मत मारी जाती है, आपको उससे रिकवर करने के लिए एटलीस्ट 2-2.5 साल चाहिए होते हैं। और अभी बंदा रिकवर नहीं किया होता। और क्यों बच्चे को दूध पिलाने का 2 साल के लिए कहा गया है? क्योंकि उस दौरान कुछ आपके हार्मोन्स ऐसे क्रिएट होते हैं कि कुछ फैमिली प्लानिंग का मामला नेचुरली भी हो जाता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता, क्योंकि अब हम इतने केमिकल्स अपने सिस्टम में डालते हैं कि हमारे हार्मोन्स के सिस्टम भी दीवाने हुए हैं। खैर, मैं क्या बात करूंगी, हमारे जो ब्रिलियंट हमारे एक्सपर्ट्स हैं आज शो पे, वो हमें गाइड करेंगे। फिर क्या करें सलमा, आप क्या कर रही हैं और पर्सनल लेवल पे भी, और करना क्या चाहिए? एंड मैडम आप भी और फिर आप भी आशा। जी जुगन, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम ने एक बात की तरफ इशारा किया था कि अभी हमारे पास जो 64% या जो यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बल्ज में है, उसको मैनेज कैसे करना है। अब उसकी जो मैनेजमेंट है वो हमें लीड करेगी। अब देखें, अब ये मैनेजमेंट ही है ना, जो हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक में कि 64% अगर वो सारे रिप्रोडक्टिव एज में हैं और वो सारे रिप्रोड्यूस करते हैं 4-4, 5-5 बच्चे, तो ये बात कहाँ चली जाएगी और 2050 तक मोमेंटम नहीं टूटेगा। अब इसको मैनेज कैसे करना है कि इस मोमेंटम को स्लो किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे गर्ल एजुकेशन, जब और साथ में टेक्निकल एजुकेशन, सिर्फ ये सिलेबस एजुकेशन नहीं, क्योंकि जब आप ख़वातीन लड़कियों को, यंग लड़कियों को एजुकेशन में डाल देंगे और टेक्निकल एजुकेशन के साथ स्किल भी दे रहे होंगे हम, तो आप उनको एम्पावर्ड कर रहे हैं कि जब तक वो ग्रेजुएशन करे या मास्टर्स करे तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी जो मार्केट में जाकर एंटरप्रेन्योर बन सकती है, जो जॉब कर सकती है, जो बिजनेस कर सकती है, जो कि काम कर सकती है। उसकी वजह से एक तो उसका शादी का रुझान डिले होगा, पेरेंट्स का भी रुझान डिले होगा, फिर उसके वो जब मास्टर्स बाय द टाइम वो मास्टर्स कंप्लीट करेगी 22-23 साल उम्र होगी। अगर एफए के बाद, जिसकी मेट्रो के बाद शादी हो रही थी, 17-18 में शादी हो रही थी, तो बेसिकली वैसे ही आप थोड़ा सा उसको डिले कर रहे हैं उस टाइम को कि जब वो बच्चे ज़्यादा पैदा ना करें। फिर जब वो काम करी होगी, वो बाशऊर होगी, बाख्तियार होगी, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होगी, एजुकेटेड होगी, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर रखने की सलाहियत रखती होगी, जो अभी तक उसके हाथ में नहीं है।
एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती है। फिर वो डिसाइड करेगी उसको 1 बच्चा चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, और वो कितने बच्चे पैदा करके दे सकती है इजीली इस सब काम के साथ। दूसरा एक आपकी इजाज़त से मैं बात पॉइंट आउट कर, यूएस लोग अक्सर कहते हैं, बाहर के ममालिक में लोग कहते हैं कि वो लोग इतने बच्चे नहीं पैदा करते। कनाडा में मेरे अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं यूनिवर्सिटी पढ़ी हूँ, मेरा एक क्लास फेलो होता था वेन मॉयर, उसने और उसकी वाइफ कायला ने एक बेटा पैदा किया। अच्छा, मैंने कहा कि कोई तो सिबलिंग ये वो, उनका जवाब पता है क्या था? तुम्हें पता है डे केयर कितना महंगा है, हम तो नहीं अफोर्ड करते, इसको पढ़ा लें, इसको एक अच्छी ज़िंदगी दे दें तो वही बहुत है। तो ये भी तो बात है बेसिकली जब दोनों ख़वातीन भी और लड़के लड़कियां सब इस पॉपुलेशन में जब काम कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैडम ने बात की कि ये सारी जो पॉपुलेशन है ये लेबर फोर्स बन रही है, हमारी लेबर फोर्स ही है ना बेसिकली। अब हमें इसमें भी देखना होगा, इसकी मैनेजमेंट में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारी सारी जो लेबर फोर्स है ना वो जा रही, स्किल ना होने की वजह से और एजुकेशन ना होने की वजह से नौजवान लोग जो है ना वो मजदूरी वाली लेबर में जा रहे हैं। आपको पता है बाहर के ममालिक के साथ, मुतअद्दिद ममालिक के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं गवर्नमेंट लेवल पे कि हम यहाँ से स्किल्ड लेबर जो है बाहर भेजेंगे। आपको पता है हर साल हमारे पास इतनी स्किल्ड लेबर ही नहीं होती कि हम बाहर भेज सकें उनको लीगली। फिर क्या होता है, फिर वो जो जाते हैं डेंकी लगा के, वो जो अभी कश्ती डूबी थी यूनान की, और वो जो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात, मैंने बहुत दफ़ा ये बात पहले भी मेंशन की है। अगर हम अब एक छोटी सी बात है, मैं टेफ्टा को देख रही थी, पाकिस्तान में जो टेफ्टा हम यहाँ पे जिस टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, और अभी वो सऊदी अरब की मैंने वो के साथ मैंने देखा कि वेबसाइट खोल के देखी टेफ्टा की। अब जो सऊदी अरब में हमसे सबसे ज़्यादा लेबर हमसे जो मांगते हैं कंट्रीज़, वो यूएई और सऊदी अरब, इन कंट्रीज़ में हम अपनी लेबर फोर्स भेज सकते हैं। वहाँ पे टेक्नीशियंस की इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कंस्ट्रक्शन में सब। अब हो क्या गया है कि वो सारा कुछ आईटी पे ट्रांसफ़र हो गया। अब सऊदी अरब की जो टेफ्टा है वो 350 स्किल ऑफर कर रही है, जिसके अंदर वो लोगों को लोग चाहिए। अब वो सारा आईटी पे जा चुका है। अब जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है, जो टेक्निकल है, जो वर्कशॉप है, जो ऑटोमोबाइल है, जो सब कुछ है, वो आईटी पे चला गया हुआ है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने इस चीज़ को हम कैचअप नहीं कर सके। हम ग्लोबल उसके साथ कि क्या स्किल नीड क्या है, डिमांड क्या है, हम आज भी बहुत उस पर बेसिक पे बैठे हुए हैं, जो अब बाहर बिकता नहीं है, जो अब सेलिंग पॉइंट नहीं है। हमारे लोग जो हैं, यंग लोग बहुत मौजूद हैं, 64% यूथ आबादी है हमारे, जो 10 जितनी भी कैपेसिटी है जो बाहर बेचने की, हम हर साल पूरी नहीं कर पाते क्योंकि स्किल नहीं है। इंजीनियर्स नहीं, बट ये भी तो देखे ना, मिसगाइडेड मिसाइल की तरह भी निकले, और वो ब्रेन ड्रेन है जो जा रहा है। डॉक्टर जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहा है, डॉक्टर जा रहा है, में काम कर रहा है किसी के किचन के अंदर, और इलीगल तरीके से गए हुए हैं, इसलिए कुछ सिर पैर भी नहीं पता, यानी कि 2 साल तक वापस नहीं आ सकते। और अजीबोगरीब। अभी मैं एक मेडिकल कॉलेज में एक बहुत सीनियर प्रोफेसर से बात करी थी, मैं स्टूडेंट्स की उनसे पूछ रही थी कि क्या, उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो सबसे क्रीम जो सबसे लाइक होता है ना, वो तो सिर्फ आके मैं एक ही बात कहता है कि मैंने यूएस और बरतानिया चले जाना है। अब पाकिस्तान में डॉक्टर भी वो रहता है कि जिसको बरतानिया और यूएस का इम्तिहान नहीं पास कर पाता। तो एक तरफ ये ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, विच इज लाइक, ये भी एक मिसमैनेजमेंट है पॉपुलेशन। उसमें देखा जाए तो जोगन कोई गलती नहीं है उन लोगों की, क्या करें, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सेफगार्ड करने वाले हेल्थ के उनके मसाइल देखो ना। लेकिन आयशा देखो, मेरी बात सुनो, पीपल लाइक सलमा मैडम, डॉक्टर साहिबा, ये लोग गाइड कर सकते हैं लोगों को, और वो विलिंग है गाइड करने के लिए। लेकिन बात यह है कि अगर हमें टिकटॉक्स और नॉनसेंस नीचे रील्स वगैरह इस किस्म के देखने से फुर्सत मिले तो फिर हम कोई किसी काम की तरफ जाए ना। हर बंदा आजकल टेक सेवी हो गया है इतना, मेरी अम्मी भी प्रॉपर तरीके से देख लेती हैं, चीज़ें चेक वेक कर लेती हैं, लेकिन जिन्होंने किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है वो उसकी सर्च भी तो करे। सही बात, ये भी तो बात है ना, चीज़ें तो अवेलेबल हैं। जी डॉक्टर साहिबा, सोल्यूशन में वेरी राइटली मैडम ने ये तो आपको कहा जी, स्किलफुल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो बच्चे सेल्फ सस्टेन कर जाएं, खुद से कुछ करें, फिर जो कुछ भी वो करें उसको थोड़ा सा चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अगर फ़र्ज़ करें कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में कोई चीज़ बनाना ही शुरू कर देता है तो उसने किधर जाना है, कैसे जाना है, स्पेशली जो हमारा यूथ बैठा हुआ है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि लैंड फ्रेगमेंटेशन अब इतनी ज़्यादा हो गई है आबादी की वजह से कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अब खेतों में भी काम नहीं कर रहे, वो वेले बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे स्किल्स देने की बहुत शदीद ज़रूरत है। सेकंड चीज़ जो मैं समझती हूँ कि आप अपनी ख़वातीन को मेहरबानी करके पढ़ा दें, उनको एम्पावर कर दें। पूरी दुनिया में ये एक ट्रुथ है कि हायर द एजुकेशन हायर द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, माने अमल अद्वियात की तरफ खुद ब खुद आ जाएंगी। और नीड भी है, हमारे यहाँ अबॉर्शन जो है वो 2.4 मिलियन अबॉर्शन हो रहे हैं पर ईयर। इट मीन्स के लोग चाहते हैं, सर्विसेज या तो उनको नहीं पहुंच रही,
या फिर ये है कि उनको खुद नहीं पता कि क्या तरीका हमने इस्तेमाल या करना फिर है। सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि शायद वो सोशल प्रेशर डेफिनेटली है, और वो जो सन प्रेफरेंस है वो है आपके मास्टर में अभी तक है, उसको तो आप इसीलिए तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताते ही नहीं है, पूछें भी कि जी बताएं जी लड़का है कि लड़का, अब तो नहीं बताते। हाँ, अब तो प्राइवेट में भी नहीं बताते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनको चेंज करने की एक्चुअली तो सोशल बिहेवियर चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ। महकमाने तौर पे तो हमने पिछले दिनों ये ख़ास तौर पे बेटी अल्लाह की रहमत है कैंपेन जो है वो पूरा साल चलाई है हमने, और सोशल मीडिया पे चलाई है। मैं मुझसे पूछे जिसने रो रो के मिन्नतें कर करके अल्लाह मियाँ से, मैं तो कहती कभी कभी मैंने अल्लाह मियाँ से लड़के बेटी मांगी है। मैं अक्सर कहती थी, मैं कहती अल्लाह मियाँ क्या किया है, मुझे आप बेटी क्यों नहीं देते। होता है ना हर बंदे का एक ताल्लुक होता है अपने रब के साथ। सो द पॉइंट इज बेटी इतनी बड़ी रहमत है, इतनी बड़ी रहमत है। सो अल्टीमेटली वही चीज़ होती है ना कि बेटी का पता चल गया तो, और बाय द वे अबॉर्शन अस्पतालों में और डॉक्टर्स तो फिर भी नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक इलीगल चीज है, ऐसे ऐसे मतलब अजीब दाइयों के पास जाके दवाइयां लेके अपनी जिस्म का बेड़ा गर्क। बिल्कुल, क्वैक क्लिनिक्स के ऊपर जाके बच्चे अपनी जिंदगी ज़ाया करती है। आप तो जानती हैं जिंदगी ज़ाया करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इन चीज़ों को तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नमेंट दे भी रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो महकमे के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ 30% एलिजिबल कपल्स तक पहुंच सकता है। हमारी जो कवरेज है वो इतनी है, तो बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको इसमें हमारे साथ शामिल होना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ, ये बड़े मेन दो स्टेक होल्डर्स हैं। सेक्टर, प्राइवेट हर किस्म के कॉजेस को अगर टेक ऑन करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है। बिल्कुल ऐसे ही, ये आपकी फाउंडेशन है जो अभी हिली हुई है। एग्जैक्टली, और अभी आने वाले दिनों में अभी भी अगर हम तो ये और भी वर्स हो जाएगा, तो उससे पहले ही हमें इक़दाम ऐसे उठा लेने चाहिए कि हम इस पॉपुलेशन को मैनेज कर लें, क्योंकि जो पैदा हो गए अब उनको मार तो नहीं देना ना। नहीं, अल्लाह माफ़ी दे। दिस इज एक पहलू ये है कि माना हमल तरीके इस्तेमाल करें ताकि आगे जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाए, और एक ये है कि ये जो पैदा हुए हैं इनको हम मैनेज इनको सही डगर लगाएं, सही डगर पे लगा। फाइनली आशा मेरी 2-3 छोटी सजेशंस है। हमारी एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी है सरगोदा में और फैसलाबाद में। सो हम ये देखते हैं कि हर बंदा अपनी ज़मीनें बेच रहा है, अभी डॉक्टर साहब ने बात की, ज़मीनें बेच रहा है और बाहर जा रहा है, ज़मीनें बेच रहा है, और वो लेबर नहीं है जैसे इन्होंने भी बात की, वो स्किल्ड लेबर नहीं है। वो जाएगा स्टूडेंट वीज़ा पे 2 साल बाहर रहेगा, 2 साल का वर्क परमिट, 4 साल, और वो उसके बाद वापस किस हाल में आता है, क्या करता है, वो कोई परवाह नहीं। उन लोगों को ये पता है साडा पुत्र बाहर है। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे मुल्क में रहकर कोई लेबर नहीं करना चाहता, कोई स्किल लेके एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता। एक तो हमें लोगों का बिलीफ जगाने की ज़रूरत है कि आपका मुल्क आज भी वही है जिसने आपको लंदन जाके टैक्सी चलाना कबूल है, लेकिन यहाँ नहीं। दिस इज समथिंग जो एक इंतहाई हॉरिफिक चीज़ है जो हमें जैसे केटर करने की ज़रूरत है, और ये माइंडसेट से चेंज होगी। सेकेंडली, औरतों की जहाँ तक बात है, मदर्स की काउंसलिंग और जो सासों की काउंसलिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जुकन, क्योंकि जो ज़्यादा प्रेशर सोसाइटी का है वो माओं की तरफ से और सासों की तरफ से आ रहा है। बच्चियाँ खुद भी अगर चाहें ना कि खुद कफील हो कि वो कोई स्टेप लें, या वो चाहें कि आगे बच्चे, अभी डॉक्टर साहबा कह रही थी जैसे कि वो डिसाइड करेंगी कि उन्हें कब बच्चा चाहिए। आपकी कितनी भी एम्पावर्ड वुमन हो, वो कभी डिसाइड नहीं करती कि उसने कब बच्चा पैदा करना है। वो प्रेशर हमेशा या हस्बैंड की तरफ से आता है या फैमिली की तरफ से आता है। ठीक है, सो वी हैव टू एक्चुअली चेंज। आपके पढ़े लिखे लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है कि भाई अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ, बच्चे ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंस के साथ, एज गैप्स के साथ, जब आपके पास इतनी फाइनेंशियल मसल है कि आप उन्हें पाल सको, पाल नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों कर रहे हो? वही जो मूवी बोल में कहा गया था कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। और देखिए व्यूअर्स, ये जो हैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली खुशहाल ज़िंदगी दे, ये हम सब की दुआ है एज सिस्टर्स, मदर्स, आंट्स, खालास, व्हाटएवर। लेकिन आगे क्या करना है, मैं हमेशा एक ही बात आपको कहती हूँ व्यूअर्स, जो हो गया सो हो गया, उसको ठीक करना है और आगे उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच लेडीज़, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और आप ये जो एक मिशन पे निकले हुए हैं, अल्लाह ताला आप उसको इसमें आपको कामयाबी दे। आमीन। थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आज की बातें आपके दिल को लगी होंगी और कुछ दिमाग की तारों को भी हिलाया होगा इन्होंने, घंटियाँ बजी होंगी।
सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वापस चलते हैं जायके के मुकाबले की तरफ, जहाँ पे अब हमने अपने कंटेस्टेंट की फाइनल डिशेस को ट्राई करना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आयशा जाज़ेब अभी तक हमारे साथ है। हमने कहा कि जब आप आई ही हुई हैं तो आप भी ज़रा फूड टेस्टिंग करें और हमें बताएं कि आज हमारे दोनों जो कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से शेफ़ ऑफ द डे कौन होगा। सो एज़ यू नो, मोहम्मद जुनैद सुल्तान एंड मरियम शहज़ादी इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं और उनको मैं ये इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइज़ आप अपनी सर्विंग शुरू कर दें। अनम एंड मुनीरा की साइड पे मेरी रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद जुनैद सुल्तान अपनी डिशेस रखते हैं, बल्कि पहले हम मोहम्मद जुनैद सुल्तान की डिशेस ट्राई कर लेते हैं सारी, फिर नेक्स्ट स्लॉट में मरियम आपकी ट्राई करेंगे। तो आप प्लीज़ अपनी सारी डिशेस सर्व करें। इस दौरान ऑफ कोर्स डॉक्टर समरा साबिर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, आप क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी राय में, आपकी नज़र में स्ट्रीट फूड में अगर हमने ऑप्शंस चूज़ करने हो हेल्दी तो वो क्या होंगे? देखिए, स्ट्रीट फूड में अगर हमने हेल्दी ऑप्शंस देखने हो तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एरिया में किस जगह का फूड हाइजीन है। ठीक है, हाइजीन कंडीशन को, हाइजीन इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह फोकस आउट किया जाता है कि जिस एरिया में जहाँ पे खाना बन रहा है अगर वो उस जगह पे हाइजीन कंडीशन है तो इट्स क्वाइट ओके, वो अच्छा फूड रहेगा। सही। तो बेसिकली अगर हाइजीनिक हो, बट अभी जो हम चीज़ें सर्व करेंगे आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सब चीज़ों को भी देखिएगा। जैसे कुछ दिन पहले एक डिश सर्व हुई, उसके साइड पे बाल पड़ा हुआ था। सही, राइट। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना कि आप खाना साफ सुथरे अंदाज में बनाएं, लेकिन आपके बाल जो हैं वो खाने में गिर रहे हो, विच इज़ वाई शेफ कैप का इस्तेमाल किया जाता है। देती है बहुत। बाहर तो खैर हेयर नेट पहले पहना जाता है, उसके ऊपर जिस तरह के हमारी एक बच्ची ने वहाँ पे मरियम ने जिस तरह पहना, बालों को भी कवर किया। शॉर्ट बाल हो तो फिर भी बच बचाओ है, लेकिन वही वाली बात है ना कि हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, ये चीज़ें हाइजीन के अलावा जो है ना, मैं अक्सर ये चीज़ फोकस आउट करती हूँ, ऑयल कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस आउट करती हूँ कि क्योंकि हम लोग हेल्दी फूड को भी अनहेल्दी कर देते हैं ज़्यादा ऑयल में बनाने की वजह से। चले, सो हमारे पास डिशेस आ गई हैं सारी। जुनैद, आपकी कौन सी डिश रह गई है? आपकी टोटल डिशेस आ गई। एक सेकंड बेटे, पहले हम अब उनकी ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट आपकी तरफ आएंगे। ओके, बट आपने तो कहा था कि एक, अच्छा फिरनी भी है, चीज़ पराठा भी है, चिकन चीज़ पराठा एंड लस्सी है एपिटाइजर, मेन कोर्स एंड मेन कोर्स कहाँ है आपका? पीछे है मैम, अभी बन रहा है। कितनी देर है उसमें? 2 to 5 मिनट। 2 to 5 मिनट। चले पहले जी ये ट्राई करते हैं। अच्छा, चीज़ पराठा इसने बनाया है और बड़ा अच्छा सा, जैसे इसने जो मोज़रेला चीज़ ऐड की है उसका बड़ा अच्छा सा एक पुल आ रहा है। और साथ में उसने मिंट रायता जो है, ज़ीरा रायता, वो सर्व किया। और आप इसको टच करके देखें जुगन पराठे को कि पराठा जो है वो क्रिस्पी है, हाँ। और प्लस जो स्वीट लस्सी है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। I really like the presentation. It shows effort. उसने स्ट्रीट फूड को बिल्कुल जहन में रखते हुए जिस तरह से सर्विंग करते हैं उसने वैसे ही सर्विंग की। तो एंड स्ट्रॉ इसीलिए हमने इंडिविजुअल रखे हैं ताकि हर बंदा जो है वो एक उसको टेस्ट जरूर कर ले, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग दैट इज सर्व इज इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू। पहले इनके एपेटाइजर से जब हम फ्री होंगे तो फिर हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट एपेटाइजर। व्हाट आई लाइक इज़ कि टाइम मैनेजमेंट इन्होंने बहुत अच्छी की है, दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा जी बेटा, अब आप अब अपनी अपना एपेटाइजर भी ला के सर्व करते हैं प्लीज़। मरियम आइए। लस्सी बहुत अच्छी, बिल्कुल गाढ़ी और मुनासिब मीठा, बहुत अच्छी, बहुत मुनासिब मीठा। जैसे वो एक शाही लस्सी का जो होना चाहिए टेक्सचर, बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल वो वैसा ही है। थिक, मीठा, बड़ा अच्छा बैलेंस है। और ओवरऑल मुझे जो है जुनैद की दोनों चीज़ें, चीज़ पराठा भी
और साथ में जो लस्सी है वो भी, और जो उसने साथ में उसके रायता दिया है, ज़ीरा रायता, वो बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस कर रहा है। बिल्कुल। और उसने दोनों डिफरेंट शेप से बना के ट्राई किए। एक उसने एक सिंगल लेयर से बना के दिखाया और एक उसने डबल के साथ बनाया, और दोनों की जो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी, और जो लस्सी है उसमें जो मीठा है बहुत मुनासिब है। अच्छा। और प्रेजेंटेशन बहुत आई वॉन्ट टू नाउ मूव ऑन टू मरियम्स डिशेस जो उन्होंने एपेटाइजर और ड्रिंक सर्व की है, वो भी दिखानी ज़रूरी है। अच्छा, लोडेड फ्राइज हैं और अच्छे से उसने इसको लोडेड किया हुआ है, अच्छे से लोडेड किया हुआ है। अच्छे से लोडेड किया हुआ है उसने, क्योंकि उसकी जो सॉस है और चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी सी मेल्ट हो गई है उसने, क्योंकि हमारी चीज़ भी यूज़ की है और उसने फ्राइज़ भी यूज़ की है। तो अब टेस्ट पराठा तो बहुत मज़े का है, वेरी नाइस। आई विश कि आपने कोई इसमें हर्ब या कोई चीज़ डाली होती। आई विश डाली है उसने, क्या डाला? ओरिगानो डाले। अच्छा, लोडेड फ्राइज का भी बहुत अच्छा, बहुत इसकी अच्छा। सॉस बहुत अच्छी है, बहुत जो अच्छा उसने फ्लेवर है। अच्छा, लेकिन लोडेड फ्राइज जो है ना, उनकी एक बात इंपॉर्टेंट होती है कि वो अंदर से सॉगी ना हो। सॉगी हैं लेकिन थोड़े से जो फ्राइज हैं वो कंपेरेटिवली थोड़े सॉगी हो गए, वो क्योंकि- इसलिए नहीं, बट इसलिए भी सॉगे हाँ। क्योंकि उनको इतना फ्राई नहीं किया गया जितना हाँ, करना चाहिए था। थोड़ा अगर ये crispy। ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई किए जाते हैं ना तो वो होने थे। अच्छा, इनकी ड्रिंक को ट्राई करते हैं। जुनेद, आपका मेन कोर्स अगर नहीं सर्व होगा और मीठा तो देन आई विल हैव टू मूव ऑन। सो आप भी अपना सर्व करें, और बेटी आपकी भी बाकी की दोनों डिशेस तैयार हैं। हाँ, मेरा हस्बैंड की भी रेडी है। मैडम ड्रिंक और जो ड्रिंक जो है अच्छा नॉर्मल फ्लेवर आ रहा है, इतना ज़्यादा कोई वाओ एलिमेंट नहीं आ रहा। और मुझे जो फ्रेश लाइम के अंदर जो लाइम का मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो सबसे कम लग रहा है इस वक्त। और अगर ये बना ही रहे थे तो इसके अंदर अगर हम पुदीने के पत्ते भी डाल देते, exactly। ब्लेंड कर देते इसे पुदीने के पत्ते के साथ। अच्छा, तो मैं बहुत- उसमें लेमन का फ्लेवर नहीं बिल्कुल लेमन का फ्लेवर जो है ड्रिंक missing का है। नेम जिस तरह से है वो फ्लेवर नहीं आ रहा, सोडे का ज़्यादा। और अगर स्ट्रीट फूड बना रहे थे तो उसमें काला नमक डलना चाहिए था, और उस काले नमक के साथ उसमें पुदीना भी डलना चाहिए था। इसमें सिर्फ स्प्राइट का टेस्ट है। बिल्कुल सिर्फ वाइट सोडा का Soft drink फ्लेवर जो आ है रहा वो, है, हाँ। और किसी किस्म का कोई ब्लैक सॉल्ट नहीं। तो बेटा ये तो फिर आपने फ्रेश लाइम सर्व कर दिया ना। मतलब वाइट सोडा विद फ्रेश लाइम हो गया। तो वाइट सोडा विद फ्रेश लाइम यानी कोई ड्रिंक तो नहीं होती ना। आप जब सोडा और नींबू सिर्फ उसमें डालते हैं तो वो फिर इट्स नॉट अ ड्रिंक, इट्स जस्ट नींबू एंड अ सॉफ्ट ड्रिंक। अब रेस्टोरेंट में आप जब जाएंगे और कोई प्रॉपर चीज़ सर्व करेंगे या स्ट्रीट फूड के तौर पे भी करेंगे तो उसके अंदर अगर आप पुदीना डाल देती, थोड़ा काला नमक डाल देती, तो कम से कम उसका फ्लेवर तो एनहांस होता। एग्जैक्टली। नींबू निचोड़ना एक ड्रिंक के अंदर, उसको मैं एक रेसिपी तो नहीं कंसिडर कर सकती ना मेरा बच्चा। ओके, सो नेक्स्ट डिशेस लाने से पहले प्लीज़ अपनी प्रीवियस डिशेस जो है अगर आप सेट से रिमूव कर दें तो वो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जुनेद बेटा, आप अपनी चीज़ें प्लीज़ ले जाइए, और आप प्लीज़ बेटा अपनी चीज़ें उठा के आके ले जाइए। मैं लस्सी ट्राई कर लेती हूँ अलबत्ता। लस्सी बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छी हाँ, है। इसमें मीठा बिल्कुल मुनासिब। और मुनासिब मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अभी इट्स वेरी नाइस ओवरऑल और देखिए प्रॉपर झाग है, और इन्होंने बिल्कुल रिड़क के बनाई है। रिड़क के बनाई है। वो मैं तब जब शोर हो रहा था ब्रेक में तो मैंने कहा ये कर क्या रहा है लड़का, फिर मैंने कहा कि वेरी नाइस, वेल और डन, जुगन अभी तक जितने भी हम लोग, मतलब ये आज हमारा डे 4 है, और डे 4 में सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन टिल नाउ इन दोनों जुनेद की रही है। जुनेद की। उसने मतलब प्रॉपर थीम को उसने कंटिन्यू रखा है। अगर उसने पराठा सर्व किया है तो उसने उसको चिंगेर में सर्व किया है, अगर उसने लस्सी सर्व की है तो उसने उसको स्टील के ग्लास में सर्व किया है। तो So Junaid, I need your recipe. If I don't get your main course right now, then बट we have a इनके problem. पराठे के अंदर ना वो क्या कहते हैं, ऑयल कंटेंट भी ज्यादा नहीं नहीं था। था। जितना पराठे में होना चाहिए। हम लोग अक्सर घरों में पराठे के ऊपर इतना ऑयल लगा लेते हैं, इतना कर लेते हैं कि वो हमारे लिए मजीद हार्म होता है। इनका उस पराठे में भी ऑयल कंटेंट बिल्कुल नॉर्मल था। बिल्कुल। अब बेसब्री से इंतजार है हमें इनके मेन कोर्सेज का। अगर मेन कोर्स ले आए तो बहुत अच्छी बात होगी। डिजर्ट बेशक ले आना, बट अभी मुझे प्लीज मरियम आप ही अपनी डिश ला दें, बिकॉज वी हैव टू फिनिश। तो आपका अगर मेन कोर्स तैयार है तो कम से कम वो सर्व कर दे, ताकि ये जो एक सिलसिला है वो आ जाइए बेटे। आइए, ये हैं आपके चपली कबाब और पराठे। नाइस नाइस। प्रेजेंटेशन पहले दिखाएंगे हम। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है।
प्लेटर बहुत बहुत प्यारा प्लेटर लग रहा है। उसने उसको बड़ा अच्छा कचूमर सैलड और मिंट चटनी के साथ उसको बैलेंस किया चपली कबाब को बहुत कि अच्छा उसने शक्ल shape जो बहुत है अच्छी वो दी है बहुत टमाटर के साथ। ज़बरदस्त आ रही है। The look is very nice. चलिए Very let's nice. start with the tasting process. अच्छा, अब चपली कबाब हाँ। सख्त नहीं हो सकते। एग्जैक्टली चपली कबाब का सख्त होना चपली कबाब की मौत है। तौहीन है, तौहीन उसकी तौहीन है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, ये आई गेस मेरा ख्याल है चिकन चपली कबाब उन्होंने बनाए हैं। चिकन के चिकन चपली कबाब है। अगेन ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड में चिकन के चपली कबाब नहीं बनते, नहीं होते, बीफ के होते हैं। मज़े के हैं, लेकिन ऑथेंटिक चपली कबाब जो है वो बीफ के ही बनते हैं और उसमें चर्बी डलती है और वो उसको एक सर्टन तरीके से बनाया जाता है। बिल्कुल। पराठे आर वेरी वेरी नाइस, वेरी क्रिस्पी, बल्लों वाले जो पराठे होते हैं वो बनाए गए हैं। सही crispy पराठा। बट आई लव द फैक्ट दैट प्रेजेंटेशन पे एफर्ट किया गया है। बिल्कुल। क्योंकि जब प्रेजेंटेशन पे एफर्ट नहीं किया जाता तो सच्ची बात है, अगर स्ट्रीट फूड की बात ये होती है कि बंदा देख रहा होता है और मुंह पानी आ रहा होता है कि मतलब आप गुजर रहे होते हैं और आप रुक जाते हैं। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी डिश तैयार है बेटे, प्लीज़ ले आइए। अच्छा, जुकन चपली कबाब का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा मुझे ना जैसे कीमे वाली टिक्कियाँ होती हैं ना उसकी तरफ ज़रा जाता More of हुआ। a कच्चे कीमे का कबाब हाँ, then- बिल्कुल then, चपली कबाब का। लेकिन टेस्ट अच्छा है। हाँ, लेकिन लेकिन टेस्ट टेस्ट अच्छा है। याद रखें कि जो चीज़ उन्होंने कही है ना डॉक्टर साहबा, वो चीज़ होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कि exactly. मतलब अगर आप पास्ता बना रहे हैं तो ये उसके अंदर hard है। बिरयानी का टेस्ट आ रहा है, वो चाहे मजे का हो, हाँ, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। बनाना जो चीज़ है उसको ऑनर उसका करना honor करना। लेकिन बिकॉज चपली शेफ्स का कंपटीशन है ना। चपली कबाब का एक तो जो थोड़ा सा टेक्सचर, वही मैंने जैसे बोला कि कीमे वाली टिक्कियों वाला जायका आ रहा है और इसका जो थोड़ा टेक्सचर है वो ज़्यादा वो क्रिस्पी साइड पे चला गया। अच्छा, अब हमारी चिकन आ गई है, तवा चिकन जो तैयार की है जुनेद ने। अगेन वेरी वेरी नाइस। एक सेकंड ज़रा उसको उसकी तस्वीर बनाने थे। हाँ जी, तो ये जो हमारी तवा चिकन है ये जुनेद ने तैयार की है और अगेन आई रियली लाइक द आज प्रेजेंटेशन। जुनेद मतलब वो कहते आज हैं जुनेद छा फॉर्म गए है। हैं। जुनेद साहब कितने छा गए। ओ, भाग गया। जुनेद आई गेस जान अपना बूझ के भाग गया। रिजल्ट लेने गया अपना, लेकिन जुनेद ने आज ओवरऑल चीज़ें तो आ जाए ना पहले सारी, तो फिर हम बच्चों को भी बुला लेंगे। बहुत Anyway, अच्छा। जी आइए बेटा, आप अपनी भी फाइनली जो अपनी स्वीट डिश है वो भी साथ रखते। बेटी आप भी प्लीज़ गुलाब जामुन रखते ताकि जुनेद काम प्रेस हाँ, वो थोड़ा confused नर्वस हो गया। हुआ हुआ है। ये ज़रा मीठा उस साइड पे कर दे मरियम वाला। अच्छा, मरियम की मेरे ख्याल से अब मीठा भी ट्राई कर लेते हैं ताकि एक दफ़ा उनका पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाए। बट आई हैव टू से दैट मुझे आज के जो दोनों कंटेस्टेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन लगी है, बहुत ही बेहतरीन लगी है। I mean, these are not easy things to do and it is मतलब I am very impressed with the kind of things that have been एक और चीज़ presented. बहुत मैटर करती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। दोनों ने अपने खाने के अंदर कहीं से भी उसको डिस्प्लेस नहीं किया। डिस्प्लेस नहीं किया। कहीं अब पर भी मीठे उस पे ना चीज़ को जज नहीं करना, किया। ये मैं पहले ही मना कर रही हूँ। इवन लस्सी का जो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने कहा कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप कहेंगी कि यार ये तो बहुत वो, ये बहुत ये। नहीं, बट अगर आप अच्छे नॉर्मल थी, मीठा जो था उसके अंदर बिल्कुल ठीक था, इतना ही होना चाहिए। मज़ेदार किस्म के गुलाब जामुन है, गरम, सॉफ्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जो उसका उन्होंने शुगर सिरप जो रेडी किया है उसमें इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, ज़बरदस्त, वंडरफुल वंडरफुल। आउटस्टैंडिंग। मुझे आज के बच्चों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये कहाँ छुपे हुए थे? ये कहाँ थे दोनों बच्चे। नेक्स्ट Amazing. लेवल, Well बहुत done. बहुत अच्छे ये Well बहुत done. अच्छे। अच्छा, बड़ा मसला ये आ रहा है कि कुछ के अच्छा, अब लेट्स गो टू जुनेद्स डिजर्ट एंड द मेन कोर्स बिकॉज फिर हमने डिसीजन लेना है कि इन दोनों में से हमारे आज के शेफ ऑफ द डे कौन है। कुकड़ कच्ची है, इधर आइए पुत्र जी, प्लीज कम हियर। कुकड़ी नहीं खाई जा सकती क्योंकि कुकड़ी कच्ची है। कच्ची मुर्गी तो नहीं अब खिलाई जा सकती ना सर आपको। अच्छा, लेग का ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ना ना वो होती है, बीमार हो जाओगे जानी, you can't eat raw लेग chicken. को पकाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे ही लेग को आपने उसको कट करना है, उसके बाद जब उसके अंदर से आपने ये एक ब्रेस्ट पीस भी बनाया था, वो लेके वो आए। ले आओ। वो लेके आए, उसको चेक कर लेते हैं। उसको लिए क्योंकि बिकॉज चिकन लेग को टाइम लगता है। लेग में से ब्लीडिंग टाइम होती लगा। रहती है उसको भी काफी अगर रहती है जब तक आप, क्योंकि देखिए मजीद तो हो जाता अच्छा। उसको दम में रहने की जरूरत होती है एक्चुअली।
बेटा जल्दी से ले आएं क्योंकि मैंने अब अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाना है। मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट ये ट्राई हो जाए अगर पॉसिबल है। इसमें आपने कट्स वगैरह भी लगाए, आई थिंक कि ये ठीक होगा होपफुली, लेकिन आपके पॉइंट्स कटेंगे इस बात पे कि आपने रॉ चिकन सर्व किया। अच्छा, ये बिल्कुल 100% डन बिल्कुल है। ये थोड़ा सा भी ये ना, देखिए ना, अभी इसके अंदर भी थोड़ी बेटे सी ये अब इसके अंदर भी ब्लड नजर आ रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए। तो इसका हम फ्लेवर नहीं टेस्ट नहीं चले कर लेट्स हैव द मीठा देन। मीठे को ट्राई करते हैं। मैंने चम्मच वगैरह प्लेटें वगैरह रखी थी, वो गायब सी हो गई हैं कहीं। अच्छा जी, अगर किसी को फोक की ज़रूरत है मज़ीद तो वो ट्राई कर ले फोक के साथ। जुनेद, यू वर ऑन अ रोल एंड देन यू थ्रू योरसेल्फ अंडर द बस। कंप्लीटली। खीर भी बहुत टेस्टी है। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की खीर। बहुत अच्छी ठंडी, बहुत अच्छी मुनासिब प्रेजेंटेशन मीठा। और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी। I didn't get a chance to try the gulab jamun as well. I want to try that also because I want to मीठा see. बहुत मुनासिब है। बड़ा ही बैलेंस, जैसे लस्सी में दोनों बड़ा में बैलेंस अपने था। मीठे की जो उनकी डिशेज है, दोनों का जो है ना शुगर कंटेंट मुनासिब है। गुलाब जामुन में भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए, वरना गुलाब जामुन जो है इतनी आसानी से नहीं होता मैनेज। क्योंकि वो शीरे में होते हैं। हाँ। ओके गाइस, या वो tricky बहुत dishes सॉफ्ट हैं। हो जाते हैं या वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। डिसीजन आज का शेफ ऑफ द डे कौन है? क्योंकि ब्रेक के बाद हमने कल के फाइनल हमने अनाउंस करना है कि जो 2 फाइनल हमारे कंटेस्टेंट्स कल compete करेंगे इन द फाइनल। सो आज के बच्चों ने ना हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। और कंफ्यूज, अब मैं आपको पता है कि थ्रू आउट जो है जुनेद की चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन वही जुगन वाली बात कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 नंबर जो है वो सिर्फ मेन कोर्स के हैं और 50 नंबर बाकी आपकी एपेटाइजर्स, आपके स्टार्टर्स या आपकी ड्रिंक वगैरह के हैं। तो एक बात बताऊं जुनेद, अगर मेरे हाथ में डिसीजन होता ना, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रही हूँ, आउट ऑफ द 8 शेफ्स अगर आपकी चिकन सही पकी हुई होती ना, मेरे कंटेस्टेंट जिनके साथ मेरा वोट होता कि इसको जीतना चाहिए कंपटीशन, वो आपके साथ। बिल्कुल मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। ओनली बिकॉज द चिकन इज कच्चा तो हमारे 50% मार्क्स वहीं पे उड़ गए हैं, वरना ऑनेस्टली A to Z आपकी डिशेस को, एंड आई एम श्योर कि उसका टेस्ट भी मजे का होगा, लेकिन कच्ची मुर्गी मैं किसी को खिला नहीं सकती ना। देखिए, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि मरियम, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, लेकिन इन कंपैरिजन टू जुनेद इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, जुनेद आगे था। लेकिन बिकॉज हिज मेन डिश कैन नॉट बी ट्राइड, बाय डिफॉल्ट यू आर गोइंग टू बिकम द शेफ ऑफ द डे। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू मरियम, यू आर द शेफ ऑफ द डे। जुनेद, अच्छा, मुझे ना वो दिल से वो थोड़ा सा हो रहा है कि मतलब मुझे, क्योंकि मुझे उसकी ओवरऑल हर चीज़ में उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। और मैंने इस नोट पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है क्योंकि ब्रेकें ज़्यादा हैं और प्रोग्राम कम है हमारा, तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये पता चलेगा कि कल जायके का मुकाबले का जो फाइनल है उसमें कौन से 2 कंटेस्टेंट्स compete करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये वाला पार्ट जो होता है ना किसी भी कंपटीशन का, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ही पेनफुल होता है हमारे लिए एज अ टीम, बिकॉज व्यूअर्स ये जो डेली का एक इंटरेक्शन होता है इन टैलेंटेड बच्चों के साथ, चाहे सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे मतलब किसी भी किस्म का हम कंपटीशन कर रहे हो, एंड इन दिस केस हम शेफ्स का कंपटीशन कर रहे थे, जायके का मुकाबला कर रहे थे। एक हमारी कोशिश थी कि हम ये जो यंग लोग शेफ़ की फील्ड में आना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल शेफ्स बनना चाहते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दें। आई होप कि एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन बच्चों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हो और अल्लाह करे कि ये अपनी फील्ड में कामयाब हो। तो सबसे पहले तो 8 के 8 बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए हम सब, आप लोग हम सब के लिए विनर्स हो, हम सब के लिए नंबर 1 हो।
सबसे पहले क्योंकि आपने एक एफर्ट किया, आपके जहन में एक सोच थी, आपने सोचा कि हमने ये चीज़ करनी है या हमने इस तरफ आना है, और फिर आप घर से निकले, आपने ऑडिशन की, आप पूरी प्रोसेस से गुजरे, एंड देन यहाँ पे आके लाइव कुकिंग करना। देखो, अपने किचन में बनाना या प्रोफेशनल किचन में बनाना बड़ी मुख्तलिफ बात होती है। एक सेट पे आके जहाँ पे एक मेकशिफ्ट सिस्टम बना हुआ है कुकिंग वगैरह का, वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना सिंगल चूल्हे के ऊपर, इट्स नॉट ईजी। सो वेल डन, यू आर ऑल ब्रिलियंट, यू आर ऑल ब्रिलियंट, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। लेकिन ऑब्वियसली जो कंपटीशन के तकाजे होते हैं हमने वो पूरे करने हैं। सो व्यूअर्स, एक रीकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो डे 1 के शेफ ऑफ द डे थे वो अब्दुल रहमान शाहिद थे और तहरीम शाह डेंजर जोन में आई थी, बट दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन थी। अहमद बिलाल सेकंड डे पे, एंड देन अहमद बिलाल सेकंड डे पे शेफ ऑफ द डे थे, एंड आयशा ज़िया डेंजर जोन में आई थी। देन मोहम्मद उमर खालिद शेफ ऑफ द डे थे थर्ड डे, एंड हाफिज़ अबू बकर जो हैं वो डेंजर जोन में आए थे। फोर्थ डे विच इज़ टुडे, मरियम शहजादी शेफ ऑफ द डे हैं, एंड मोहम्मद जुनैद सुल्तान हमारे डेंजर जोन में हैं। फाइनलिस्ट कौन है जो कल जिनका कुक ऑफ होगा वो हम जानेंगे आप चारों की एडवाइस के बाद। अनम, कल मशवरे नहीं दिए जाएंगे, कल सिर्फ ऑब्जर्व किया जाएगा। जी बिल्कुल, जुगन एडवाइस मेरी इनके लिए ये है कि ये कल बिल्कुल अपनी चीज़ों को वाइजली लेके चलें। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट करके जाएंगे, उस तरह से करेंगे तो ही ये आगे जा सकते हैं। और मेरे लिए प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मेरा ख्याल है मैं काफ़ी लीनेंट रही हूँ इनके साथ, लेकिन कल मैं सही स्ट्रिक्ट मार्किंग करूँगी। तो ओवरऑल आपने अपनी चीज़ों को बड़ा वाइजली लेके चलना है कल। व्हाट अबाउट यू मुनीरा? अगेन यही बात कि अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी रेसिपी को काइंडली फॉलो करें और अपने फोकस के साथ उसको काम करें और अपने काम के साथ ईमानदारी लेके चलें, तो यही नहीं आप आगे भी बहुत तरक्की करेंगे। पहले तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और उन सब लोगों को जो कल मैदान में उतरेंगे। एंड कुकिंग जब तक दिल से ना की जाए वो उसमें वो जायका वो बात नहीं आती। रेसिपी ही सब कुछ नहीं होता, कुछ दिल का मामला भी होता है। तो अपना दिल अपने काम के साथ जब आप जोड़ लेंगे तो यकीन करें जो भी आप पकाएंगे उसमें क्या खूब जायका आएगा। एंड डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मेरी तरफ से सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और देखिए, जो यहाँ से कल विनर होंगे या जो यहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं होना। आप लोग आगे भी लाइफ में जो चीज़ चाहे उसको अचीव कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप लोग अपना आपको बस आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं करना नेक्स्ट टाइम। ग्रेट। मैंने थोड़ा सा इस मामले को इसके साथ मैं प्ले अराउंड करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। कैसे? होता यह है कि किसी प्रोफेशनल किचन के अंदर सिर्फ शेफ अकेले नहीं खाना बना रहा होता, उसके साथ उसकी टीम होती है, हेल्पर्स होते हैं, सू शेफ वगैरह होते हैं, वो भी शेफ्स होते हैं बट वो आगे आ रहे हैं। सो मैं एक मार्जिन दूंगी हमारे जो कल के फाइनलिस्ट हैं उनको। वो क्या? वो खुद भी कुकिंग करेंगे जो फाइनलिस्ट हैं, और वो इन्हीं कंटेस्टेंट्स में से एक कंटेस्टेंट को अपने सपोर्ट के तौर पे साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। विनर वही होगा जो हमारा फाइनलिस्ट होगा। वो अपने साथ अपने किसी भी फेलो शेफ को अगर सपोर्ट में लेना चाहते हैं तो वो उनके पास ऑप्शन है। अगर अकेले भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे जो प्लेटफॉर्म है, इधर ही जो लोग हैं, उन्हीं में से आप एक बंदे को अपनी हेल्प, अपनी सपोर्ट, अपना व्हाटएवर के तौर पे साथ लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये एक मैं आपको मजीद अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ। अब बात करते हैं पहले फाइनलिस्ट की। सो फर्स्ट पर्सन एज अ फाइनलिस्ट जो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे वो हैं अब्दुल रहमान शाहिद। Congratulations, please join us here. The second contestant जो कल हमारे जायके का मुकाबला के फाइनलिस्ट होंगे या होंगी वो है मरियम शहजादी। Congratulations.
नाउ ये डिसीजन टोटली मेरा है, टीम इसकी सपोर्ट में इसलिए नहीं थी बिकॉज ऑब्वियसली हमने 2 स्टोव्स ये वो वटेवर सिलसिला रखा है, लेकिन हमारा जो किचन का जो जहाँ पे सेगमेंट होता है वहाँ पे एक अवेलेबिलिटी है स्टोव को यूज़ करने की, तो मैं ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले रही हूँ। जजमेंट 2 फाइनलिस्ट पे ही होगी, लेकिन जो वाइल्ड कार्ड एंट्री मैं अब डालने लगी हूँ, अनलेस उस वाइल्ड कार्ड एंट्री का खाना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वाइल्ड कार्ड इज वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि बाकी 2 ने बिल्कुल ही उनके लेवल की चीज नहीं बना पाए, तो चलें जी वो हमारे विनर बन गए। वाइल्ड कार्ड की जजमेंट फाइनलिस्ट से ज्यादा हार्शली और स्ट्रिक्टली होगी। द वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिकॉज मुझे लगता है कि एक मिस्टेक जो बहुत बड़ी मिस्टेक है उसकी वजह से उनका मामला जो है वो वहां नहीं पहुंच पाया। सो मोहम्मद जुनैद सुल्तान, आई एम मेकिंग यू माई पर्सनल चॉइस एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। प्लीज कम। नाउ who are you choosing as your partner? आइए तहरीम एंड जुनैद, कल आप ऑन बोर्ड, सॉरी कल आप और अब्दुल रहमान दोनों, तो आप दोनों एक पेयर बन के वहां पे खड़े हो जाएं, ठीक है? ये आपकी सू शेफ होंगी आपके साथ, ऑल राइट? विनर विल बी यू, बट she will be your support. Just to clarify कि the prizes will go to you, but एक opportunity है मजीद तरीम आपको अपने आप को आगे लेके चलने की। Okay, मरियम शहजादी, because you are the finalist, not a wild card, who are you going to select? आयशा, आ जाओ बेटी, आ जाओ। जुनैद, who are you going to select? उनका नाम क्या? उमर। उमर को, आ जाओ उमर, वेल डन। आप दोनों कल हमारे साथ जजमेंट करेंगे, क्योंकि तुम दोनों को भी मैंने आउट नहीं करना है इस इक्वेशन में। अब इस पास से आ जाओ। जस्ट बिकॉज परफॉर्मेंस एक दिन अच्छी नहीं थी डजंट मीन दैट आपको किसी और कैपेसिटी में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सो अब जजमेंट कल होगी आपके ही साथियों, हमारे शेफ्स जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो हमारे शेफ्स हैं, उनके साथ आप लोग ऑन ग्राउंड होंगे। जुनैद, आपकी जजमेंट बाकी से ज्यादा हार्शली होगी बिकॉज यू आर अ वाइल्ड कार्ड। ये मैं बार बार क्लियर कर रही हूं, इसलिए मुझे कल कोई नाराजगी गिले कोई वो चीज नहीं चाहिए। यू विल बिकम पार्ट ऑफ आवर जजिंग प्रोसेस, बट आप हेल्प नहीं कर सकते, और दोस्ती यारी और कोई भी चीज इधर मैटर नहीं करेगी। इज दैट अंडरस्टूड? फेयर जजमेंट और ऑनेस्ट जजमेंट एज फ्यूचर शेफ्स एंड एज फूडीज, क्योंकि शेफ बाय डिफॉल्ट फूडी भी होता है, राइट? सो वेलकम टू दिस साइड ऑफ द टेबल। कल तुम्हें पता चलेगा कि काम कितना औखा है। आप सबका शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आयशा, यू आर जान, यू ऑलवेज गो आउट ऑफ योर वे, and I know you treat us like a family. Absolutely. And you are our family. Thank you. I love you. Love you too. Thank you डॉक्टर साहिबा। Thanks so फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका हमारे शो पे, और हमने शदीद औखे काम में आपको डाल दिया, लेकिन आपको हम तंग करते रहेंगे। एंड कंटेस्टेंट्स, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। यू आर ऑल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड आई नो दैट टुमारो यू विल एक्सेल इंशाल्लाह। सो कल मुलाकात होगी फाइनल में, जायका का मुकाबला में। तो मिलते हैं एक दिन की ब्रेक के बाद। जिंदगी रही तो खुदा हाफिज़।